नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका प्रिपरेशन ऑफ जुडिशल चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। यह इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का ऑब्जेक्टिव टाइप सीरीज है। इसमें सेकेंड सेशन चल रहा है। सेकेंड सेशन का यह थर्ड वीडियो है। थर्ड वीडियो में आपको क्वेश्चन 82 to 105 तक कवर किया जाएगा। तो 82 क्वेश्चन से प्रारंभ किया जाए। ओके। प्रश्न यह है कि क्या एक विशिष्ट पत्र ए को मिला। यह तथ्य कि पत्र सम्यक अनुक्रम में डाक में डाला गया था और वह पुनः प्रेषण केंद्र द्वारा लौटाया, यानी पुनः जो डाक द्वारा प्रेषण जिसने भेजा था उसके द्वारा क्या किया गया, लौटाया नहीं गया था। ऑप्शन ए सुसंगत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सुसंगत है। ऑप्शन नंबर सुसंगत है। ऑप्शन ए सुसंगत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी विसंगत है। ऑप्शन नंबर सी सुसंगत है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी यह सुसंगत है। इसका व्याख्या देख लिया जाए। प्रस्तुत समस्या में यह तथ्य कि पत्र सम्यक अनुक्रम में डाक में डाला गया था और वह पुनः प्रेषण केंद्र द्वारा लौटाया नहीं गया था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 16 के अंतर्गत सुसंगत है। यह प्रधान दृष्टांत भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 16 के दृष्टांत बी के अनुसार है। ओके। जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट कार्य किया गया था तब कारोबार के ऐसा किसी भी अनुक्रम का अस्तित्व जिसके अनुसार वह कार्य स्वभावतः किया जाता सुसंगत तथ्य है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित धारा में से कौन सी धारा स्वीकृति की परिभाषित करती है, माने स्वीकृति को डिफाइन करता है। ऑप्शन नंबर ए धारा 24, ऑप्शन बी धारा 31, ऑप्शन सी धारा 17, ऑप्शन डी धारा 23। 83 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी धारा 17 में स्वीकृति की परिभाषा बताई गई है। ओके। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा स्वीकृति को परिभाषित करता है, जिसके अनुसार स्वीकृति व मौखिक या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्निहित कथन है जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है, उसे क्या कहते हैं, स्वीकृति कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। स्वीकृति एक कथन है। ऑप्शन नंबर ए मौखिक, ऑप्शन नंबर बी दस्तावेज, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्निहित, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी रूप में स्वीकृति का कथन माना जाता है। ओके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 द्वारा संशोधन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 6 में, ऑप्शन नंबर बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 17 में, ऑप्शन सी भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 32 में, ऑप्शन डी भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 41 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी धारा 17, यानी स्वीकृति जिसमें बताया गया है उसमें क्या किया गया है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम द्वारा संशोधन करके इसमें क्या जोड़ा गया है, इलेक्ट्रॉनिक शब्द जोड़ा गया है। ओके। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में भारतीय प्रौद्योगिकी अधिनियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा संशोधन करके शब्द मौखिक या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्निहित शब्द अंतः स्थापित करके स्वीकृति के इलेक्ट्रॉनिक रूप को विधिक मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी नीचे जो 4 ऑप्शन है उसमें से एक सही नहीं है और 3 अन्य सही है। ऑप्शन नंबर ए गार्जियन एड लिमिट की आवश्यक के विरुद्ध स्वीकृति साक्ष्य। ऑप्शन नंबर बी विधि के बिंदु पर अपने मुवक्किल की ओर से न्यायालय प्लीडर द्वारा की गई स्वीकृति साक्ष्य है। ऑप्शन नंबर सी अनेक प्रतिवादियों में से किसी एक के द्वारा दूसरे प्रतिवादियों के विरुद्ध एक वाद में की गई स्वीकृति साक्ष्य है। ऑप्शन नंबर डी एक प्लीडर द्वारा अपने मुवक्किल की ओर से न्यायालय में तथ्य की स्वीकृति साक्ष्य है। इसका सही आंसर है 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी गार्जियन एड लिमिट के विरुद्ध स्वीकृति साक्ष्य है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। गार्जियन एड लिमिट के आवश्यक के विरुद्ध स्वीकृति साक्ष्य का कथन असत्य है, यानी गार्जियन एड लिमिट के में क्या होता है, अवैध के विरुद्ध स्वीकृति दिया जाता है तो साक्ष्य नहीं माना जाता है। ओके। इसका गलत है, जबकि अन्य ऑप्शन सही है, इसीलिए क्योंकि विधि के बिंदु पर अपने मुवक्किल को से न्यायालय में प्लीडर द्वारा स्वीकृति किया जाता है, साक्ष्य माना जाता है। ओके। और अनेक प्रतिवादियों में से किसी एक द्वारा दूसरे प्रतिवादी के विरुद्ध भी स्वीकृति हो जाता है तो साक्ष्य माना जाता है, तथा एक प्लीडर द्वारा अपने मुवक्किल की ओर से न्यायालय में तथ्य की स्वीकृति साक्ष्य है, ये भी मान्य है, ये भी सही है, जबकि ऑप्शन नंबर ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 7 के अंतर्गत 17 के अंतर्गत स्वीकृति या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ओके। ऑप्शन नंबर ए स्वीकृति सबूत के
त्यजन के रूप में परिवर्तित करता है। अब अधित्यजन मतलब इनकार के तौर पर भी उसका त्याग करता है। स्वीकृतियाँ सबूत के अधित्यजन के रूप में परिवर्तित होती है। ऑप्शन बी, स्वीकृतियाँ वह कथन है जो आवश्यक रूप से स्वयं के हित के विपरीत होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऐसा कथन जिससे किसी भी वादक या सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान लगाना हो, स्वीकृतियाँ हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी, सामान्यतः यह तत्वहीन है कि स्वीकृति किस व्यक्ति के समक्ष की गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 17 के अंतर्गत स्वीकृतियाँ के संबंध में यह कथन सही नहीं है कि स्वीकृति वह कथन जो आवश्यक रूप से स्वयं के हित के विपरीत किया जाए। यह क्या है? स्वीकृति नहीं है। इसके अलावा सब स्वीकृति यानी स्वीकृति सबूत के वितरण के रूप में परिवर्तित करती है, सही है। तथा ऐसा कथन जिसे किसी भी वादे या सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान लगाता है, स्वीकृति है, यह भी सही है। सामान्यतः तत्वहीन है कि स्वीकृति किस व्यक्ति के समक्ष की जाए, यह भी सही है। ओके, इसका व्याख्या देख लिया जाए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 17 में स्वीकृतियों को परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि यह बताया गया है कि कौन से कथन स्वीकृत हो सकते हैं। इस धारा के अनुसार स्वीकृति वह कथन है जो आवश्यक रूप से स्वयं के हित के विपरीत होता है। धारा 21 में बताया, यानी कहने का मतलब धारा 17 में स्वीकृति की परिभाषा नहीं दी गई है, केवल यह बताया गया है कि स्वीकृति कौन से कथन स्वीकृत हो सकते हैं, केवल यह बताया गया, स्वीकृति की परिभाषा नहीं दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीकृति ऑप्शन नंबर ए लिखित में होनी चाहिए, ऑप्शन बी मौखिक होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी लिखित या मौखिक दोनों हो सकती है, ऑप्शन नंबर डी लिखित या मौखिक दोनों होनी चाहिए। डी का आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वीकृति या लिखित या मौखिक दोनों हो सकती है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 17 में स्वीकृतियों को परिभाषित किया गया और बताया गया है, जिसके अनुसार स्वीकृतियाँ वह मौखिक या दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्निष्ठ कथन है जो किसी भी वादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है। अतः स्पष्ट है कि स्वीकृतियाँ लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए स्वीकृतियाँ केवल मौखिक हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी स्वीकृतियाँ केवल दस्तावेजी हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी स्वीकृतियाँ मौखिक या दस्तावेजी हो सकती है, ऑप्शन नंबर डी स्वीकृतियाँ स्वीकृत व्यक्तियों का निश्चायक सबूत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वीकृतियाँ मौखिक या दस्तावेजी हो सकती है। ओके, देखिए स्वीकृतियाँ केवल मौखिक हो सकता है, यह भी गलत है। स्वीकृतियाँ केवल मौखिक नहीं हो सकता है, मौखिक या लिखित दोनों तरीके से हो सकता है। ऑप्शन बी स्वीकृतियाँ केवल दस्तावेजी होगी, यानी कहने का मतलब केवल दस्तावेजी होगा, क्योंकि तो गलत है ना, स्वीकृतियाँ मौखिक हो सकते हैं और दस्तावेजी भी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी स्वीकृतियाँ विशेष के तो निश्चायक सबूत है, तो यह गलत है, स्वीकृतियाँ निश्चायक सबूत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीकृतियाँ उन्हें करने वाले पर बंधनकारी है जहाँ तक कि वे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए तथ्य से, ऑप्शन नंबर बी कानून के प्रश्न से, ऑप्शन नंबर सी कानून और तथ्य दोनों से, ऑप्शन नंबर डी ना तो ए और ना बी से। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वीकृति उन्हें करने वाले पर बंधनकारी है जहाँ तक कि वे संबंधित है तथ्य से। ओके, इसका व्याख्या देख लिया जाए। स्वीकृतियाँ उन्हें करने वाले पर बंधनकारी है जहाँ तक कि वे मामले के तथ्य सुसंगत या विवादक से संबंधित है। धारा 17 के अनुसार स्वीकृति विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य से ही संबंधित है। कानून के प्रश्न में किसी स्वीकृति का आवश्यक नहीं होता, यानी कानून के प्रश्न पर स्वीकृति आवश्यक नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृतियाँ कौन कौन कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए कार्रवाई से संबंधित गवाह, ऑप्शन बी कार्रवाई से संबंधित पक्षकार, ऑप्शन नंबर सी एक अन्य पक्षकार, ऑप्शन नंबर डी न्यायालय। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्रवाई से संबंधित पक्षकार ये क्या कर सकते हैं? स्वीकृतियाँ कर सकते हैं, जबकि कार्यवाही से संबंधित गवाह स्वीकृति नहीं कर सकते, एक अन्य पक्षकार स्वीकृति नहीं कर सकते तथा न्यायालय स्वीकृति नहीं कर सकते। तो कौन कर सकता है? कार्यवाही से संबंधित पक्षकार हैं स्वीकृति कर सकते हैं। ओके, व्याख्या देख लीजिए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 18 के अंतर्गत जिन व्यक्तियों के द्वारा स्वीकृति की जा सकती है उनमें कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता या विषय वस्तु से हितबद्ध पक्षकार या वे व्यक्ति जिससे हित व्युत्पन्न होते हैं ही सम्मिलित है। इसके अलावा कोई भी स्वीकृति नहीं कर सकते। इसमें कार्रवाई से संबंधित गवाह एक अन्य पक्षकार अथवा न्यायालय को शामिल नहीं किया गया, इस कारण ये लोग स्वीकृतियाँ नहीं कर सकते। ओके, निम्नलिखित में कौन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में स्वीकृतियाँ कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए और व्यक्ति जिससे हित उत्पन्न होता हो, ऑप्शन नंबर बी एक स्वतंत्र व्यक्ति, ऑप्शन नंबर सी कार्रवाई से संबंधित पक्ष से संबंधित साक्षी है, पक्षकार रहता तो हो सकता था, लेकिन क्या है साक्षी है, ऑप्शन नंबर डी न्यायालय। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी
स्वीकृतियाँ वह व्यक्ति करता है जिसे हित उत्पन्न होता है, वह स्वीकृतियाँ कर सकता है भारतीय साक्षरता अधिनियम 1872 के अनुसार। ओके, अब यह बता दें एक बार फिर से स्वीकृतियाँ कौन कौन कर सकता है। स्वीकृतियाँ कार्यवाही के पक्षकार कर सकता है, या फिर उसका अभिकर्ता कर सकता है, या विषय वस्तु से हितवत कोई पक्षकार, या वे व्यक्ति जिसे हित उत्पन्न होता है केवल वही लोग स्वीकृतियाँ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई अन्य लोग स्वीकृतियाँ नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, स्वीकृति को संसूचित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, स्वीकृतियाँ लिखित में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, मौखिक स्वीकृतियाँ एक वैध स्वीकृतियाँ। ऑप्शन नंबर सी, स्वीकृतियाँ विहित रीति में होना चाहिए। 93 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सही नहीं है, यानी स्वीकृतियाँ लिखित में होनी चाहिए। तो गलत है ना, स्वीकृतियाँ मौखिक भी तो हो सकती है, लिखित भी हो सकती है। और ये लिखा था स्वीकृतियाँ लिखित में भी वैध है, तो ये सही माना जाता है, लेकिन ये गलत है। स्वीकृतियाँ लिखित में ही होनी चाहिए, मतलब चाहिए, मस्ट भी बता रहा है, लेकिन नहीं, स्वीकृतियाँ तो मौखिक या लिखित दो तरीके से किया जा सकता है। ओके, इसका ये गलत है। जबकि स्वीकृति को संसूचित किया जाना चाहिए, सही है, तथा मौखिक स्वीकृति को वैध स्वीकृति है, ये भी सही है। स्वीकृति विहित रीति में होना चाहिए, यह भी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 94, एक पक्षकार द्वारा की गई स्वीकृति उसके विरुद्ध साक्ष्य होता है। ऑप्शन नंबर ए, संपाद में संसर्ग। ऑप्शन नंबर बी, विधि में संसर्ग। ऑप्शन नंबर सी, रक्त में संसर्ग। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी संपाद में संसर्ग। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय साक्षरता अधिनियम 1872 धारा 18 में कार्यवाही के पक्षकार द्वारा स्वीकृति का प्रावधान वर्णित है। विषय वस्तु में हितवत पक्षकार द्वारा किया गया कथन स्वीकृति है, जिनका कार्यवाही की विषय वस्तु में कोई संपत्ति या धन संबंधित है, और जो इन प्रकार हितवत व्यक्तियों की हैसियत में वो कथन करता है जिसके अतिरिक्त यह धारा संविदात्मक संबंधों का होना आवश्यक मानता है। संपदा और हित संबंध जैसे विक्रेता और क्रेता, पट्टाकर्ता पट्टेदार, बंधककर्ता बंधकदार, दाता दाता आदि। अतः एक पक्षकार की गई स्वीकृति या उसके विरुद्ध साक्ष्य होता है, संपाद में संसर्ग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिवी काउंसिल द्वारा संस्वीकृति को परिभाषा दिया गया था, यानी प्रिवी काउंसिल द्वारा किस वाद में संस्वीकृति की परिभाषा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए, मिर्जा अकबर बनाम एम्परर। ऑप्शन नंबर बी, क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला। ऑप्शन नंबर सी, पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर। ऑप्शन नंबर डी, पुलकेटी कोटैया बनाम एम्परर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर के बाद में AR 1939 प्रिवी काउंसिल के वाद में क्या किया गया था। प्रिवी काउंसिल द्वारा बताया गया था कि प्रिवी काउंसिल द्वारा संस्वीकृति की परिभाषा दी गई थी, उसे ही भारतीय साक्षरता अधिनियम में अडॉप्ट किया गया है। ओके, पाकला स्वामी बनाम एम्परर के बाद में लॉर्ड एटकिन, यानी पाकला स्वामी के में जस्टिस कौन थे, तो लॉर्ड एटकिन थे। इन्होंने क्या किया था, संस्वीकृति की परिभाषा दी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न चार में से कौन सा कथन सही है। यानी नीचे जो 4 ऑप्शन है इसमें से एक मतलब 3 ऑप्शन गलत है और एक सही ऑप्शन है, उसी को सेलेक्ट करना है। स्वीकृतियाँ किसी कार्यवाही के केवल पक्षकार द्वारा किए गए कथन होते हैं। केवल पक्षकार, देखिए केवल पक्षकार किए गए कथन होते हैं। ऑप्शन बी, स्वीकृतियाँ केवल अभियुक्त द्वारा दी गई कथन ही होती है। ऑप्शन सी, स्वीकृतियाँ केवल सिविल कार्यवाही के पक्षकार द्वारा दिए गए कथन ही होती है। ऑप्शन डी, स्वीकृतियाँ के अंतर्गत वो कथन आते हैं जो ऐसे व्यक्तियों के होते हैं जिनकी स्थिति किसी बात की किसी पक्षकार के विरुद्ध सिद्ध की जानी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी सही इसमें यही है कि स्वीकृतियाँ के अंतर्गत वह कथन आते हैं जो किसी व्यक्ति के होते हैं जिसके स्थिति किसी वाद कि किसी पक्षकार के विरुद्ध सिद्ध की जानी है। ओके, इसका व्याख्या देख लिया जाए। भारतीय साक्षरता अधिनियम की धारा 19 के अनुसार स्वीकृतियाँ के अनुसार वह कथन आते जो किसी व्यक्ति के होते हैं जिनकी स्थिति किसी वाद में किसी पक्षकार के विरुद्ध सिद्ध की जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न यह है कि क्या क द्वारा ख को बेचा गया घोड़ा स्वस्थ था। शनिवार के समय क ने ख से कहा कि ग को घोड़ा की संपूर्ण जानकारी है तथा ख घोड़े से बाबत ग से पूछ ले, मानी घोड़े की बात ग से पूछ ले। इस स्थिति में निम्न कथन में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए, घोड़े के बाबत क का कथन स्वीकृति हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, घोड़े के बाबत ग का कथन स्वीकृति नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी, घोड़े के बाबत क के कर्मचारी का कथन स्वीकृति नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी गलत है। ओके, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी गलत है।
इसका व्याख्या देख लिया जाए। यानी इसका सही ऑप्शन क्या है वो बता दें। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 20 के अनुसार उन व्यक्तियों को कथन स्वीकृतियाँ होता है जो किसी विवादग्रस्त विषय में जानकारी देने के लिए वाद के किसी पक्षकार द्वारा स्पष्ट निर्देश किए जाने। अतः क द्वारा ख को घोड़ा बेचते समय उसका ख से किया गया कथन कि ग को घोड़े की संपूर्ण जानकारी है एवं ख के घोड़े के बाबत ग से पूछ ले, ऐसी स्थिति में घोड़े के बाबत यानी घोड़े के बात ग द्वारा किए गए कथन स्वीकृत हो सकता है, किंतु प्रश्न के किसी भी विकल्प में ग का कथन स्वीकृत हो सकता है नहीं दिया गया है, इसीलिए इसका सही विकल्प आंसर ऑप्शन में डी, इनमें से सभी गलत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य नियम यह है कि स्वीकृति स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध साबित की जाती है। साक्ष्य अधिनियम के निम्न प्रबंधों में से कौन उपरोक्त नियम का अपवाद बताता है? ऑप्शन नंबर ए धारा 17, ऑप्शन नंबर बी धारा 18, ऑप्शन नंबर सी धारा 21, ऑप्शन नंबर डी धारा 32। तो 98 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी धारा 22। यह अपवाद बताता है कि स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध साबित की जाती है, इसका अपवाद है। जबकि सामान्य नियम यह है कि स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध साबित की जाती है, लेकिन ये धारा 21 अपवाद है। इसको देख लिया जाए। स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध साबित की जाती है। ओके, साक्ष्य विधि के इस सामान्य नियम का अपवाद धारा 21 में मिलता है। इस धारा के अनुसार 3 स्थिति में एक पक्षकार के अपने ही कथन साबित किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जो कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 32 के अंतर्गत सुसंगत हो अथवा मृत्युकारित कथन हो। दूसरा, कथनकर्ता द्वारा मन या शरीर की दशा दर्शाने वाला कथन हो। तीसरा, स्वीकृति अपने कथनकर्ता द्वारा साबित की जा सकेगी यदि वह स्वीकृति के रूप में तो नहीं किंतु अन्यथा सुसंगत हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपना स्वीकृति गठित करने वाला स्वयं का कथन कब साबित कर सकता है या उसकी ओर से ऐसा कथन को कब साबित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, जब वह मृत्युकारित कथन के रूप में सुसंगत है। ऑप्शन नंबर बी, जब वह स्वीकृति के रूप में सुसंगत है। ऑप्शन नंबर सी, जब वह संस्वीकृति के रूप में सुसंगत है। ऑप्शन नंबर डी, जब वह इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के अंतर्वस्तु के बारे में केवल मौखिक स्वीकृति सुसंगत है, मतलब केवल मौखिक स्वीकृति है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यानी जब वह मृत्युकालित कथन के रूप में है तब वह सुसंगत होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। क और ख के बीच प्रश्न यह है कि अमुक विलेख कूट रचित है या नहीं। क प्रतिज्ञात करता है कि वह असली है, ख प्रतिज्ञात करता है कि वह कूट रचित है। यानी क बोलता है कि सही है यानी ओरिजिनल है, और ख बोलता है कि वो डुप्लीकेट है यानी प्रतिज्ञात यानी फोटोकॉपी यानी डुप्लीकेट है। ओके, डुप्लीकेट है, फोटोकॉपी नहीं, वो बोलता है कि डुप्लीकेट है। ओके, तो इसका सही आंसर सेलेक्ट करना है इसमें से। ऑप्शन नंबर ए, ख का कोई कथन का विलेख असली है, क साबित कर सकेगा, तथा क का कोई कथन की विलेख कूट रचित है, ख साबित कर सकेगा। ऑप्शन बी, क का कोई कथन की विलेख कूट रचित है, क साबित कर सकेगा, तथा क का कोई कथन की विलेख असली है, ख साबित कर सकेगा। ऑप्शन नंबर सी, क अपना यह कथन की विलेख असली है साबित कर सकेगा। ऑप्शन डी, ख अपना यह कथन की विलेख कूट रचित साबित कर सकेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ख का कोई कथन की विलेख असली है, क साबित कर सकेगा, तथा क का कोई कथन की विलेख कूट रचित है यानी डुप्लीकेट है, ख साबित कर सकेगा। ओके, इसका सही आंसर ऑप्शन है ए। इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के धारा 21 के दृष्टांत क पर आधारित है क्वेश्चन। धारा 21 के अनुसार स्वीकृतियाँ उन्हें करने वाले व्यक्ति व उसके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध सुसंगत है और साबित की जा सकेगी, किंतु उन्हें करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से उसके हित प्रतिनिधि द्वारा उन्हें साबित नहीं किया जा सकता है। ओके, नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 101। एक स्वीकृतिकर्ता की ओर से वह उसके पक्ष में तब सुसंगत होती है जब ऐसी स्वीकृतियाँ ऑप्शन में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 18 में आते हैं, ऑप्शन में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 31 में आते हैं, ऑप्शन से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 में आते हैं, ऑप्शन डी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 20 में आते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 21 के तहत आते हैं। तब ऐसे स्वीकृतिकर्ता की ओर से और उसके पक्षकार में
तब सुसंगत होंगे। ओके, जब धारा किसके अंतर्गत वो स्वीकृति आते हैं। ओके, इसका व्याख्या देख ले जाए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 धारा 21 के अंतर्गत यह साक्ष्य नियम वर्णित है कि स्वीकृति उन्हें करने वाले व्यक्ति के या उसके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध सुसंगत है और साबित की जा सकेगी। यद्यपि यह इसी धारा में वर्णित 3 अपवादों के अधीन है, जबकि धारा 18 में उन व्यक्तियों का उल्लेख है जो स्वीकृति कर सकते हैं। इसी प्रकार धारा 20 के अंतर्गत वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा की गई स्वीकृति का उल्लेख है। और धारा 31 यह सामान्य नियम प्रतिपादित करता है कि स्वीकृति या स्वीकृति विषय अनिश्चायक सबूत नहीं है कि तस्मिन् पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन विबंध के रूप में परिवर्तित हो सकेगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में यह नियम प्रतिपादित किया गया है कि कुछ परिस्थितियों में स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए धारा 18, ऑप्शन नंबर बी धारा 19, ऑप्शन सी धारा 20, ऑप्शन डी धारा 21। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी धारा 21 में बताया गया है कि स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकेगी। ओके, 21 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 103। किसी दस्तावेज के अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ सुसंगत होती है जब ऑप्शन नंबर ए उन्हें साबित करने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार यह दर्शित कर दे कि ऐसे दस्तावेज के अंतर्वस्तु का द्वितीय साक्ष्य देने का वह हकदार है। ऑप्शन नंबर बी पेश किया गया दस्तावेज निर्विवादित है। ऑप्शन नंबर सी पूर्णतः सुसंगत नहीं। ऑप्शन नंबर डी कोई भी सत्य नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी किसी दस्तावेज के अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृति सुसंगत होती है जब उन्हें साबित करने का प्रस्तावना करने वाला पक्षकार यह दर्शित कर दे कि ऐसे दस्तावेज की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य देने का वह हकदार है। ओके, इसका व्याख्या देख ले जाए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 22 के अधीन किसी दस्तावेज के अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ सुसंगत होती है जब उन्हें साबित करने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार यह दर्शित कर दे कि ऐसा दस्तावेज के अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य धारा 65 के अधीन देने का वह हकदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के निम्नलिखित उपबंधों में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की विषय वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए धारा 20, ऑप्शन नंबर बी धारा 23, ऑप्शन नंबर सी धारा 22A, ऑप्शन नंबर डी धारा 22B। इसका सही आंसर है 104 का ऑप्शन नंबर सी यानी धारा 22A में क्या किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के विषय वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ का प्रावधान बताया गया है एविडेंस एक्ट के धारा 22A में। ओके, इसका व्याख्या देख लिया जाए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 22A इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की विषय वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ का प्रावधान करते हैं। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ तब सुसंगत नहीं होते हैं जबकि पेश किए गए इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की असलियत प्रसंगत नहीं है। ओके, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा केवल सिविल मामलों में लागू होते। ओके, ऑप्शन नंबर ए धारा 23, ऑप्शन बी धारा 27, ऑप्शन सी धारा 53 और ऑप्शन डी धारा 133। जिसका सही हो गया ऑप्शन नंबर ए यानी धारा 23 केवल सिविल मामलों में लागू होते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। और मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आता हो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।